नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों में और चमक आ गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला दूसरा मेडल। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता कांस्य पदक। चीन की बिंग जियाओ को हरा करके मेडल जीता। लगातार 21-13, 21-15 से जीते दोनों मुकाबले। बॉक्सिंग में भी भारत का पक्का हो चुका है एक पदक। और साथ ही महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में मैच अभी होना है। भारत को बढ़त मिली है। ये तमाम अच्छी खबरें टोक्यो ओलंपिक से निकल करके सामने आई हैं। हालांकि स्वर्ण पदक का कल सफर सिंधु का समाप्त हुआ, लेकिन कांस्य पदक का मौका उनके पास था। अब ये बड़ी राहत वाली खबर, खुशखबरी है हिंदुस्तान को जो मिली है टोक्यो ओलंपिक से। और सिंधु को जीत पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है ट्वीट करके। टोक्यो ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। जो उम्मीदें सिंधु से लगातार की जा रही थी मेडल को लेकर, वो उम्मीद अब पूरी होती हुई आज दिखाई दी। बैडमिंटन में भी अच्छी खबर पीवी सिंधु ने दी और साथ ही साथ चीन की बिंग जियाओ को हरा करके मेडल उन्होंने अपने नाम किया। लगातार 21-13, 21-15 से दोनों मुकाबले जीते। और साथ ही ये तो बात बैडमिंटन की, लेकिन बॉक्सिंग के लिहाज से भी अच्छी खबर है। भारत का एक पदक पक्का हो चुका है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए साफ हो गया है। और साथ ही पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल मैच में भी भारत को बढ़त है। अब लगातार पुरुष हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन हो, उम्मीदें इन्हीं से हैं। उम्मीदें लगातार हिंदुस्तान की हैं, ये टिकी हुई कि अधिक से अधिक मेडल हिंदुस्तान की झोली में आएंगे निकल करके। और सिंधु को लेकर हालांकि पहले से ही शुरुआत से, जब से टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा वो बनी, टोक्यो गई, वहां पर लगातार शुरू हुआ उनका सफर। इंतजार यही किया जा रहा था कि स्वर्ण पदक वो भारत की झोली में लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये कांस्य पदक का जो उनका सफर था वो शानदार रहा। दूसरा मेडल भारत को मिला है टोक्यो ओलंपिक में। और भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो पूरी हो गई है। कांस्य पदक में उन्होंने जीत हासिल की। बैडमिंटन से ये अच्छी खबर, साथ ही साथ बॉक्सिंग से भी अच्छी खबर निकल करके सामने आई है कि भारत का पक्का हो चुका है एक और पदक। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंची हैं। साथ ही पुरुष हॉकी से भी अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। उम्मीदें यही है कि अधिक से अधिक मेडल हिंदुस्तान की झोली में निकल करके आए टोक्यो ओलंपिक से। लगातार निगाहें क्या कुछ वहां पर मैचेस में होगा। हिंदुस्तान के खिलाड़ी वहां पर पूरे जोश के साथ है, जुनून के साथ है। उम्मीद वो भी लगातार ये कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेडल वो जीत करके लाएं। हिंदुस्तान की नजरें लगातार टोक्यो ओलंपिक पर। ये अच्छी खबरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर अब होगी सख्ती। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो नहीं मिलेगी कोई रियायत। ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती होगी और भी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो नहीं मिलेगा पासपोर्ट। ये बड़ी खबर है। पत्थरबाजी में गिरफ्तारी हुई तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी भी। ये लगातार जो पत्थरबाजी की घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती हैं, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि शय मिलता है राजनीतिक दलों का भी, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी युवा बढ़ चढ़ कर करते हैं जम्मू कश्मीर के। ये हर कोई जानता है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की तमाम खबरें वहां से आती हैं। अब ये खबर महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते अगर पकड़े गए तो फिर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पत्थरबाजी में गिरफ्तारी हुई अगर तो फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया है एक आदेश। कश्मीर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को ऑर्डर भेजा है। ऑर्डर में कहा गया कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते हुए पकड़ा जाए उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए। पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत और पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कम हुई है पत्थरबाजी, ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है। लेकिन अब जो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं उससे जो पत्थरबाज हैं घाटी के, उनको सचेत होने की आवश्यकता है। ये साफ तौर से कह दिया गया है जो पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार होगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो फिर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बार बार ये कहा गया कि घाटी में पत्थरबाजी होती है, सुरक्षा बलों पर इस पर लगाम लगानी होगी, बेहतर कदम उठाने होंगे। घाटी के लिहाज से, घाटी की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा बलों पर लगातार पत्थरबाजी की तमाम घटनाएं जम्मू कश्मीर से निकल करके आए दिन सामने आते थे पहले आर्टिकल 370 हटने से पहले। लेकिन अब ये खबर महत्वपूर्ण है कि अभी भी अगर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए वहां पर कोई पकड़ा जाता है तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा,
पत्थरबाजी में गिरफ्तारी अगर होती है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और साथ ही इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। कश्मीर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को ये ऑर्डर भेज दिया है। ऑर्डर में बाकायदा ये कहा गया कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए और साथ ही पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत और साथ ही पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये कहा गया कि पत्थरबाजी की घटनाएं थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन अगर फिर भी पत्थरबाजी वहां पर होती है तो फिर ऑर्डर साफ तौर से दे दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस पर रोक। कोरोना के चलते मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाई गई है। कोविड का हवाला दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। कोविड का हवाला दिया गया। कोविड के चलते मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी डीजीपी ने दिशा निर्देश इसको लेकर जारी कर दिए हैं। मुहर्रम पर कोरोना नियमों का पालन करना होगा। पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सभी की जिम्मेदारी है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया, बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा सख्त कार्रवाई होगी। इस पर पुलिस की पैनी नजर है, प्रशासन की पैनी नजर है। अब ये खबर मुहर्रम के लिए है। मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई। यूपी में कोरोना के केसेस में थोड़ी सी कमी है। आपने देखा अभी दूसरी लहर के दरमियान भयानक केसेस वहां से निकल करके सामने आए, मंजर भी डरावना वहां का रहा। उसके बाद अब रियायत के तौर पर ही ये कहा जा रहा है कि यूपी में मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि तीसरी लहर के संकेत मिले हैं। भीड़भाड़ होगी, गैदरिंग ज्यादा होगी तो फिर कोविड के बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इसीलिए भी ये कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि कोविड के चलते मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगाई जा रही है यूपी में। यूपी डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुहर्रम पर कोरोना नियमों का पालन करना ही होगा। पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर है। अगर कहीं पर भी कोई दिखाई देता है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ता हुआ, कानून व्यवस्था के खिलाफ जाता हुआ, तो फिर कार्रवाई होगी। कांग्रेस अभी इंतजार के मूड में है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किसी जल्दी में कांग्रेस फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि 2022 के आम चुनाव हैं, उससे पहले 2024 के आम चुनाव हैं, उससे पहले 2022-2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी जल्दी के मूड में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। एक और 2024 के लिए ममता अभी से एक्टिवनेस दिखा रही हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं है किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी। अपना समय आने का इंतजार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को इंतजार है कि अपना टाइम आएगा, उसी का इंतजार हो रहा है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट के आसार हैं। अगले साल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि उसमें अच्छे परिणाम निकल करके सामने आएंगे पार्टी के लिए। कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी 4 राज्यों में सरकार बनाने की उम्मीदें लगातार लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले करीब 13 राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2022-24 में, लेकिन उससे पहले 2022 और 2023 में 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी को छोड़ करके 12 राज्यों में सीधे मुकाबला कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही है। ये कांग्रेस के नेताओं का दावा भी है कि यूपी को छोड़ करके 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधे मुकाबले में कांग्रेस है। कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकजुटता का प्रयास लगातार जारी है और दिसंबर 2022 के बाद ही खबर यह है कि कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकजुटता का प्रयास शुरू होगा दिसंबर 2022 के बाद ही। और 2022 में विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में, यूपी में हालांकि मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं है। गठबंधन भी वहां पर किसी से हो नहीं रहा। ऐसी स्थिति है नहीं कि मजबूती के साथ इलेक्शन में कांग्रेस खड़ी हो, लेकिन 2024 आम चुनाव के लिए कांग्रेस अभी किसी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है और यूपी को लेकर फोकस है, लेकिन यूपी में कोई खास उतना ज़्यादा असर होगा ये कांग्रेस को भी नहीं लगता। बाकी 12 राज्यों में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स की भी नज़र है। यूपी को छोड़ करके 12 राज्यों में सीधे मुकाबले में कांग्रेस है, ये तमाम बड़े दिग्गज कह रहे हैं कांग्रेस को। शरद पवार, यशवंत और अब ममता, विपक्ष के नेताओं के बीच चल रहा म्यूजिकल चेयर। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए। पहले शरद पवार, उसके बाद यशवंत और अब ममता।
विपक्ष के नेताओं के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रहा है, ये आप भी कहेंगे। कुछ दिन पहले तक विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे शरद पवार, आपने देखा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुंबई जाकर के पवार से खुद मुलाकात की, लंबी चर्चा दोनों के बीच में चली। उसके बाद दिल्ली में भी दोनों की मुलाकातें हुई। इसके बाद माना गया कि पवार को बनाया जा रहा विपक्षी राजनीति की धुरी। लेकिन कुछ दिन के बाद यशवंत सिन्हा ने बुलाई दिल्ली में बैठक, और हालांकि यशवंत सिन्हा अब जुड़ चुके तृणमूल कांग्रेस से, और पवार यशवंत सिन्हा फिलहाल हैं 80 पार वाले नेताओं में, इसलिए इनके मुकाबले ममता को आगे किया गया है। बंगाल जीतने के बाद खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक रूप से फिट मान रही हैं ममता बनर्जी। हालांकि अगले साल अखिलेश मायावती में से कोई चेहरा उभर करके सामने आ सकता है। विधानसभा के चुनाव होने चुके यूपी में अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो राहुल गांधी भी चेहरा हो सकते हैं, ये भी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि अगले साल चूंकि अखिलेश और मायावती एक चेहरा बनकर के उभर के सामने आ सकते हैं, अगर कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर राहुल गांधी भी चेहरा हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन लगातार ये जो चेयर है वो कभी किसी के पास कभी किसी के पास, आप समझिए। पहले आपको याद है शरद पवार, उसके बाद यशवंत, और अब ममता बनर्जी आगे खेल रही हैं। विपक्ष के नेताओं के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ दिन पहले तक विपक्ष को एकजुट करने का जिम्मा शरद पवार संभाल रहे थे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुंबई में जाकर पवार से मुलाकात की, उसके बाद दिल्ली में भी दोनों के बीच में मुलाकातें हुई। इसके बाद माना यह गया कि पवार को विपक्षी राजनीति की धुरी बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद यशवंत सिन्हा ने दिल्ली में बैठक बुलाई। हालांकि यशवंत सिन्हा अब टीएमसी से जुड़ चुके हैं। पवार और यशवंत सिन्हा फिलहाल 80 पार वाले नेताओं में शुमार हैं, और इसलिए उनके मुकाबले ममता को आगे किया गया है। बंगाल जीतने के बाद खुद भी कॉन्फिडेंस में ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक रूप से खुद को फिट मान रही हैं। हालांकि अगले साल अखिलेश मायावती में से कोई एक उभर करके सामने आ सकता है। अगर कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर राहुल गांधी भी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। इंतजार करना होगा ये अभी और आगे क्या बदलाव होते हैं, कौन विपक्ष का चेहरा मजबूती के साथ बनकर के सामने आता है, उसको लेकर लगातार नजर। असम और मिजोरम विवाद पर मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया। असम और मिजोरम में सीमा विवाद चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि असम और मिजोरम के बीच बना हुआ है तनाव गंभीर चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि असम और मिजोरम के बीच में जो तनाव है वो चिंता का विषय है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक राज्य ने अपने निवासियों को दूसरे राज्य में ना जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी निकाली हो, ये सीएम ने कहा है। मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री और सीनियर अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होना, दोनों राज्यों की सीमा पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और झड़पें कई गंभीर सवाल उठाती हैं। गृह मंत्री के दौरे के बाद अचानक ऐसे हालात क्यों बने, ये सवाल उन्होंने किया है। उस पर एनडीए सरकार को देशवासियों को विश्वास में भी लेना चाहिए। केंद्रीय सरकार को सभी राजनीतिक दल, एनजीओ इत्यादि का सहयोग लेकर शीघ्र ही हल निकालना देश हित में होगा। अब असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर विपक्षी हमलावर हैं। ये कहा जा रहा है कि ये विवाद की स्थिति आखिर आने क्यों दी गई, इससे पहले केंद्र सरकार ने बातचीत क्यों नहीं की दोनों ही राज्यों के प्रमुखों से। अब इसी को लेकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि असम और मिजोरम के बीच बना हुआ तनाव गंभीर चिंता का विषय है। देश के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब एक राज्य ने अपने निवासियों को दूसरे राज्य में ना जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी निकाली हो। अब सीएम ने कहा है कि केंद्र की सरकार को जल्द ही इसका कोई हल निकालना होगा। खबरें लगातार जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।